नमस्कार दोस्तों। इंडियन यूएस में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और हम सभी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप भी हमारे इस आगे बढ़ने में, हमारे इस प्रयास में अपना सहयोग दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी जानकारों के साथ इसको शेयर करें और अगर हो सके, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें और इसको कमेंट भी करें इसके ऊपर, ताकि हमारे को मोटिवेशन भी मिले और हम आगे और बढ़िया प्रोग्राम बनाते रहें। तो चलिए आज दोस्त हम आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं जिसका पूरे विश्व पटल पर एक असर पड़ा है और दोनों में भारत की भूमिका केंद्रीय रही है। पहली, चंद्रयान 3 का मून के साउथ पोल पर लैंडिंग और दूसरा साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग। और इन्हीं को लेकर आज भारत की स्थिति विश्व में थोड़ी सी बदलती जा रही है। चाहे इसको कह लो कि एक डोमिनेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या ये कह लो कि अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी हर चीज में अगुवाई की वजह से इस तरफ बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर आज हमने सोचा कि क्यों ना एक बात की जाए, और आज हमने इसलिए अपने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिनकी विदेशी मसलों पर बहुत गहरी पैनी पकड़ है और वो रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर रहे हैं और दुनिया के लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और भारत की भूमिका को अच्छा बनाने में काफी सराहनीय योगदान दिया है। अनिल त्रिगुनायत जी आज हमारे साथ हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जी और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए इन दो विषयों पर आपकी जो नॉलेज है उससे हमारे दर्शकों को काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज अपने सवालों का सिलसिला विजय गौड़ जी के साथ। तो अनिल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरे मन में ये प्रश्न है कि भारत ने अब साउथ पोल पे चांद के अपना झंडा फहरा दिया है। दुनिया के 4 देशों में हो गया है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के उसमें। तो क्या इसका प्रभाव भारत की दुनिया में जो छवि है उस पर पड़ेगा, और डिप्लोमेटिकली हम इससे कितने स्ट्रांग हो जाएंगे? नमस्कार विजय जी। सबसे पहले तो मैं राजीव भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं और उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं उनके इस चैनल और इस प्रयास के लिए, और मुझे आज इनवाइट करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत वैसे तो एक स्पेस पावर है ही। हमने कई बार एक से एक नई तरह की चीज़ों को बताया है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में आज तक कोई देश 104 सैटेलाइट्स एक साथ नहीं लॉन्च कर सका। ये फीट भारत ने की, और भारत का स्पेस प्रोग्राम तब से चला आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है जब से कि भारत एक तरह से गरीब देश माना जाता था। आज की डेट में भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। बड़ी रिसेंटली हम लोगों ने यूके को पीछे छोड़ दिया। पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद आज भारत जो है एक सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता है। दुनिया आज भारत की हर बात को जब भी कहते हैं, जिस बारे में भी होती है, उसको बड़ी गहराई से और गंभीरता से सुनती है और उसको देखते हैं कि किस तरफ भारत का रुख है इस वक्त। रशिया यूक्रेन वॉर एक उसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को जब आप करते हैं तो उसको करने के लिए आपको एक अंदरूनी ताकत और अपने आप में एक नई तरह की पहचान की आवश्यकता होती है। तो जो ये भारत के साइंटिस्ट, इसरो ने जो लीडरशिप हमारी है, उन्होंने सब ने जो मिलकर के ये प्रयास किया है। जब चंद्रयान 2 का ठीक तरह से नहीं हो पाया था, जो उनका लैंडर था वो बड़ी तेज गति के साथ गया और ध्वस्त हो गया, लेकिन चंद्रयान 2 भी आज तक काफ़ी सारी मैसेजिंग कर रहा है, फोटोग्राफ्स भेज रहा है मून के। लेकिन जो चंद्रयान 3 हुआ वो भारत ने ऐसी जगह में भेजा जहां पर आज तक कोई और देश नहीं आ पाया। तो हम चौथे ऐसे मुल्क हैं जो रूस, चीन और रशिया के बाद, या सोवियत यूनियन था उस वक्त के बाद, जो मून पर लैंड किए हैं। लेकिन साउथ में पहला देश है भारत जो
वो माना है। तो अगर आप दुनिया भर की प्रक्रिया देखें, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, दुनिया भर की प्रक्रिया में हर आदमी ने इस बात का बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट किया है कि भारत ने जो ये बात अचीव करी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में प्रधानमंत्री उस वक्त में ब्रिक्स समिट में थे साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने वहां पर ब्रिक्स में ही सारे देशों को, जो भी मेंबर्स थे या जो नए मेंबर बने हैं, उनको ये कहा कि जो भारत की जो आज की जो हमारी अचीवमेंट है वो सब देशों के लिए है, दुनिया के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है। तो मेरा मानना यह है कि भारत की जो इस वक्त कूटनीति कहिए, भारत की एक साख कहिए, वो इसलिए और ज़्यादा बड़ी है कि हम जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, दुनिया के वेलफेयर के लिए विश्वास रखते हैं, वो जो चीज़ है, और विश्वास ही नहीं है बल्कि हर चीज़ करके दिखाते हैं, जैसा कि पेंडेमिक में हो चुका है। और स्पेस जो टेक्नोलॉजीज आएंगी, स्पेस से इससे जो पता लगेगा आगे, वो सारी दुनिया के लिए लाभान्वित होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। और उसके आगे भी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक फिल्म बनाई थी क्रिस्टोफर नोलान ने, वो जो इंटरस्टेलर नाम था उसका, या और कोई फिल्म ले लें आप, अवतार या जो भी, तो वो 200-300 बिलियन डॉलर में बनती है। भारत ने ये चंद्रयान पूरा 75 बिलियन डॉलर के अंदर में बनाया है, बल्कि हमारी RRR फिल्म जो है वो भी 80 बिलियन डॉलर लगा उसमें भी, तो उससे भी ये ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ है। तो ये आप देखिए कि चीपर, मोर अफोर्डेबल, और सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के साथ में। तो ये जो स्वांत है डिपेंडेंस है अपने ऊपर, सेल्फ रिलायंस जिसको कहते हैं, आज की डेट में तो ये इंडस्ट्री वगैरह में भी मेक इन इंडिया और सब चल गया। तो ये हर चीज़ के अंदर दिखाता है कि भारत अगर चाहे तो वो अपना R&D के जरिए, अपने जो स्पेस, न्यूक्लियर हो या मेडिसिन में, देखिए पहली बार 1 साल के अंदर हमने अपनी वैक्सीन बनाई पेंडेमिक के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए तो इनोवेशन का सेक्टर आप ले लें, स्टार्टअप्स ले लें, तो 3rd लार्जेस्ट नंबर के जो यूनिकॉर्न्स हैं वो भारत में है, बिलियन डॉलर कंपनीज, वो भारत से हुई। और उस समय हुई जबकि हम दुनिया जो है सारी नीचे जा रही है, उसके अंदर में सब कुछ स्ट्रेस हो रहा है, इकोनॉमिक हो या जो भी हो, लेकिन भारत अपनी बात को साख को रख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्पेस में हमारा अचीवमेंट है, ये भारत की साख को और भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन अनिल जी, एक बात है कि ठीक है, हम हर चीज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या अभी भी भारत को ये पश्चिमी देश और अमेरिका वगैरह उतनी गंभीरता से लेते हैं कि जितना लेना चाहिए, या आने वाले टाइम में लेंगे, या इसमें क्या कमियां हैं अभी? देखिए, गंभीरता से नहीं लेते तो आप ये सोच लीजिए कि उनको आज की डेट में, अभी प्रधानमंत्री जैसे वाशिंगटन गए थे, तो वहाँ पे जिस तरह का उनका स्वागत हुआ वाशिंगटन में, जिस तरह की बातें वहाँ आई, वहाँ का स्पोक्समैन पहली बार कहता है, जब किसी ने पूछा कि भारत की डेमोक्रेसी का क्या है, तो उनका कहना, मैं समझता हूँ कि पहली बार ये कहा कि इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और अगर आपको देखना है तो जाकर के इंडिया में देखिए, ये उनका स्पोक्समैन ने ये बात कही। तो ये इससे एक्नॉलेजमेंट नहीं थी। इससे पहले क्या होता था कि हमेशा से वो अपना ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डेमोक्रेसी डेफिसिट, ये सारी चीज़ें, देखिए कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होता, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको उसका एक ऐसा नज़रिया देखना होता है कि भाई सबसे ज़्यादा किस तरफ जा रहा है, जहाँ कितने करोड़ों लोगों को आपने गरीबी से बाहर निकल गए हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा यूथ डिविडेंड भारत में है, सबसे बड़ी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखें तो, सबसे बड़ा मार्केट इमर्ज हो रहा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की। तो ये सारे मिक्सचर कहाँ किसको मिलते हैं, और ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके यहाँ पे जो लॉबीज हैं, वो उनका एक, देखिए ह्यूमन राइट्स का हो, डेमोक्रेसी का हो, इन सब चीज़ों का, आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप असलियत में देखें तो उनका सिर्फ जो होता है किस तरह के प्रेशर डाला जाए कंट्रीज के ऊपर में। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, और भारत इसको भली भांति समझता है, और उसका वो अनिल जी, एक छोटा सा, इसी में एक छोटा सा सवाल है कि आप रिटायर कब हुए थे, और जब आप डिप्लोमेट रहे तब किस नज़र से भारत को देखते थे? क्योंकि आपने तो लगभग दर्जनों देशों में राजदूत रहे हैं, और आज उसमें कितना फर्क आया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं 2016 में जॉर्डन में एम्बेसडर था, वहाँ से रिटायर हुआ। उससे पहले की बात बताता हूँ मैं आपको कि जब भी हम पहले
अभी तो नहीं, पहले, लेकिन मैं कहूँगा 90s और 2000s में, अर्ली में भारत के जो डिप्लोमेट्स थे वो जाते थे कि भाई अमेरिकन एम्बेसडर से मिल लो, या आप ब्रिटिश से मिल लो, या किसी से मिल लो। आज डेट ये बदल गया है कि लोग भारतीय एम्बेसडर को ढूंढते हैं कि भाई किधर है भारत का, या चीन का। इस तरह से तो दोनों पावर जो है वो आगे, बहुत आगे बढ़ गई कंपैरेटिवली। तो आपको जब आप बात करते हैं, जिस तरह अब आप प्रधानमंत्री का देख लेना, तो अब आप जाते हैं वो यूनाइटेड नेशंस में जब वो बोलते हैं, या कहीं बाहर किसी देश के नेता के साथ बात करते हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया, और लोग कहते हैं कि साहब आप हम चीन के साथ बहुत ज़्यादा आप वो खरीद रहे हैं, रूस के साथ वेपन्स खरीदते हैं, आपका ये सिस्टम है, वो इसलिए आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आपने कोई लाइन नहीं ली। लेकिन अगर आप देखें तो एक तरफ रशिया और चाइना मान लीजिए, दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज मान लीजिए, यूक्रेन बन गया फील्ड लड़ाई लड़ने के लिए दोनों की तरफ से। जियोपॉलिटिक्स है ये। ऐसे में लड़ाई को रोकने के लिए कौन बात करेगा? तो एक सेंड वॉइस चाहिए ना दुनिया में। तो इसीलिए भारत ने वही पॉलिसी अपनाई जो सालों से अपनाई है कि भाई डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड पीस होनी चाहिए, और हम तैयार हैं अगर हमारी किसी भी गुड ऑफिसर्स की जरूरत है। तो इस चीज को दुनिया जो है अच्छी तरह से, मैं समझता हूँ, समझ रही है। नहीं तो आप देखिए आज हम क्वाड में मेंबर हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और हम ब्रिक्स में मेंबर हैं जिसमें चाइना और रशिया है हमारे साथ में। हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है हमारा। दूसरी चीज आप देखें तो हमारा रूस के साथ, इसके अमेरिका के साथ में ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन साइमल्टेनियसली रशिया के साथ भी हमारी जो है स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्टली प्रेसिडेंट पुतिन को बोलते हैं कि भाई दिस इज नॉट ए ईरा ऑफ वॉर, ये वॉर रुकना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। तो ये जो चीजें होती है ये आप तभी कह सकते हैं जब आप एक मॉरल अथॉरिटी आपके पास में होती है। तो यही मॉरल अथॉरिटी। दूसरी चीज इसके पीछे सबसे बड़ी बात, मैंने इकोनॉमी की तो बताई दी आपको, लेकिन जो दुनिया में भारत की साख बहुत बड़ी है, वो मैं समझता हूं कि जब से आप एक आईटी पावर बने, अब आज स्पेस उसमें जुड़ गया और भी ज्यादा है। आपका न्यूक्लियर डेवलपमेंट, जितना सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, वो सारा आपने इंडिजिनसली किया है, आज से नहीं है, 48 से है। तो इससे लोगों को लगता तो है कि यहाँ दूसरी, और उसके अलावा आपके पास जो सॉफ्ट पावर है, हजारों साल की आपकी हिस्ट्री है, उसको भी तो लोग पहचानते हैं ना। तो अब ये समय आ गया है कि भारत को इस वक्त में अपना एक अलग ही तरह का नेतृत्व करना है, और वो दिख ही रहा है कि अगर ये वर्ल्ड कोल्ड वॉर 2.0 बनता है तो भारत की क्या भूमिका होगी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको दुनिया समझ रही है। तो अनिल जी, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिका है, उसकी वो नेता है वेस्टर्न ब्लॉक का, और सब लोग उसका साथ देते हैं हर तरह से। दूसरी तरफ चाइना है। भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, रशिया पहले से ही था। भारत की स्थिति बड़ी अजीब सी लगती है आम जनता को जब हम देखते हैं कि चीन से मुकाबला करने के लिए हम अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं, रशिया से तेल ले लेते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में हम ब्रिक्स में 5 मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं। हमारी जो ये इस तरह की पॉलिसी है, क्या ये हमें, पहला सवाल, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर, वीटो पावर वाला मेंबर बनाने में सहायक होगी? दूसरा, क्या सचमुच में अगले 1 दशक में या उससे थोड़ा अधिक में भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा है? देखिए, जहां तक आपने बात कही कि चीन से हमारा है झगड़ा, तो इसलिए हम अमेरिका की तरफ चले जाते हैं या रूस के साथ, ये मैं समझता हूँ पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, आज की डेट में चीन ये जानता है कि अगर कोई मुल्क उसको बॉर्डर पे, लैंड में अगर कोई भी टक्कर ले सकता है चीन के साथ, तो वह है भारत। अभी उन्होंने गलवान में जो किया, उसके बाद जो आज आई बॉल टू आई बॉल हमारी फोर्सेस खड़ी हुई हैं और चीन को पूरा जवाब देती हैं, उस तरह से वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए वो भी बात करने को तैयार है भारत के साथ। हम ही नहीं खाली कर रहे हैं। रशिया की बात, जहां तक तेल लेने की बात है, तो आप ये देखिए कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे बड़ा तात्पर्य यह होता है किस तरह अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व किया जाए। आज की डेट में भी लगभग 600 बिलियन डॉलर का यूरेनियम और ये सारी चीजें जो है अमेरिका ने रशिया से खरीद रहा है।
जो डीजल और जो भारत ऑयल और ये सब भारत के पास लेता है, इंपोर्ट करता है, उसमें से ज्यादातर टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट डीजल सप्लायर टू यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ से आ रहा है वो? तो एक तरफ से तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रेशर करना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए, $1 बिलियन पर डे का वो लोग खरीद रहे हैं वहां से ऑयल गैस, तो रशिया के साथ में। तो भारत के ऊपर क्यों साहब ये वो बनेगा? हमने तो लड़ाई नहीं शुरू करी है, और भारत ने ये भी नहीं कहा है, एंडोर्स किया हो कि भाई आप रशिया को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रशिया को क्लियरली उन्होंने हर एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हो या जितने भी स्टेटमेंट हैं, भारत ने हमेशा कहा है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को जो यूएन चार्टर में है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसकी होगी? यूक्रेन की, ऑब्वियसली, सब समझते हैं इस बात को। तो लेकिन यह है कि आप मुझे बताइए कि भारत ने, जब अमेरिका ने इराक में वॉर अटैक किया, जिसके लिए मैन्युफैक्चर किया गया सारा एविडेंस, देयर वर नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देयर, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती क्रिएट करके वहां बॉम्ब कर दिया। सारी दुनिया में तबाही आ गई है, क्योंकि सारे जितने भी टेररिज्म एक्ट्स हैं सब वहां से हुए। उसके बाद से लीबिया में मैं एम्बेसडर था उस वक्त, अमेरिका ने वहां पर जाकर अटैक किया, तो भारत ने उसको भी अपोज किया। भारत ने कहा, एब्सटेन किया हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वही पॉलिसी हमारी अब है। तो आप दो तरह के मापदंड नहीं रख सकते हैं कि एक देश के लिए एक मापदंड है, दूसरे के लिए दूसरा मापदंड है। तो भारत इसीलिए बैलेंस पॉलिसी लेकर के चलता है, और इसीलिए आज आपको दुनिया आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरा समझदारी है उसमें मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया दो हिस्सों में बटेगी, कोल्ड वॉर 2.0 अगर होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं इस वक्त में, तो उस वक्त में भारत एक थर्ड पोल के रूप में निकलेगा। आज आप देखें कि 2/3 से ज्यादा देश जो हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ विश्वास करते हैं, और भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोपेगेट करता है, जिसको एक टाइम पे नॉन अलाइनमेंट भी कहते थे। तो वो बदल गया है अब उसको। तो मेरा मानना यह है कि एक नया ग्रुपिंग बनेगा इवेंचुअली, जिसका नाम होगा नेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अनिल जी, इसका मतलब, आपका ये कहने का मतलब है, जिस तरीके से आप साफ बोल रहे हो कि भारत तीसरा पोल बनेगा, और जिस तरीके से आज तक यूनाइटेड नेशंस का होल्ड है पूरी दुनिया के ऊपर, और आपने कहा कि 2/3 देश भी भारत के साथ जुड़ेंगे, तो आपको ये क्या लगता है कि जो ब्रिक्स में अब 6 देश और जोड़े हैं, ये यूएन के पैरेलल कुछ खड़ा करने की शुरुआत है? देखिए राजीव जी, इससे पहले मैं एक कहूँ, मैं गौर साहब का एक सवाल था यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उसके बारे में भी बता दूं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में अगर भारत जैसे और दूसरे देश जो हैं, 4 देश 5 देश जितने भी बनना चाहते हैं, अगर रिफॉर्म्स नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस का, तो यूनाइटेड नेशंस इररिलेवेंट हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज भारत मानता नहीं है उनसे, कहता नहीं है कि भाई हमें दीजिए। आज भारत कहता है हम डिजर्व करते हैं, इसलिए हम क्लेम करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक है, हम दूसरी तरह का सिस्टम डिवॉल्व होगा। और इसमें आप जो बता रहे हैं राजीव जी, वो ये है कि आज जो है डिफ्यूज पावर सेंटर है, क्योंकि सारी इंटरनेशनल जो इस वक्त ऑर्डर है वो एक फ्लक्स में है। उसमें कोई ऐसी डेफिनेटिव किसी को नहीं पता किस तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर या रशिया अमेरिका वॉर जिसको बोल सकते हैं, अगर वो बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चला जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। उसके बाद में बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो चांसेस हैं कि हमारा एक कोल्ड वॉर 2.0 हो, उसमें एक अलग भारत का रोल रहेगा। लेकिन ये जो आज की डेट में एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है, और मल्टी अलाइनमेंट में मल्टीलैटरलिज्म का बड़ा एक रोल है। उसमें ये छोटे ग्रुप्स, 10 कंट्री, 5 कंट्री, 20 कंट्री मिल कर अपना अपना, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के मामले में हो, वो एक अपना रीजनल लेवल के ऊपर में वो बना रहे हैं। तो जहां तक रही बात ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स एक, मैं समझता हूँ आज की डेट में जो कंट्रीज अभी आए हैं, ज्यादातर उसमें से सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये सब जो हैं ऑयल रिच कंट्रीज हैं। और ऑयल कंज्यूमर्स कौन है? या भारत और चीन सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स हैं। तो एक तरह का ये एनर्जी क्लब भी बन गया है, इसको आप इस तरह भी देखें। तो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए आज जो भारत G20 को चेयर कर रहा है, जैसा आपने देखा कि दुनिया में आजकल किसी भी मुल्क ने इस तरह से नहीं किया जिस तरह से भारत ने किया है। जो हो रहा है वहाँ पे 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हैं, 60 सिटीज़ में हैं, सारी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं उसमें, 40-45 डेलीगेशंस हैं, सारे बड़े बड़े सारे लीडर्स अगले महीने आएंगे वहाँ पर।
तो ये चीज पहले कभी नहीं हुई। उससे पहले हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी चेयर किया 2-3 हफ्ते पहले, इट वाज ऑनलाइन। अभी ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर भी गए। तो आप इससे देख सकते हैं कि भारत आगे बढ़ के जो इंटरनेशनल डोमेन में है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के पहल कर रहा है, नई नई चीजों को कर रहा है। अब हम, दुनिया कहती है कि भाई क्या चाहिए गरीब देशों को, हमें पता है। तो G20 की सदस्यता लेते ही इमीडिएटली जनवरी में भारत ने एक 125 देशों के साथ, जिसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उनके लीडर्स को बुलाया, उनके साथ बातचीत किया कि आप अपनी समस्याएं बताइए क्या चीज है। उन समस्याओं का फिर एक कोलेशन हुआ जो भारत इस वक्त G20 के अंदर उसको पुश कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो हमने ये दिखा दिया है पहले, जिसको मैंने शुरू में कहा था वसुधैव कुटुंबकम की बात। हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी देख लीजिए, मेडिसिन डिप्लोमेसी देख लीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। आज आप सोच सकते हैं कि 1964 से लेकर के आज तक भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो 160 से ज्यादा देशों को कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग करता है दुनिया भर के, उनको ग्रांट्स देता है, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनकी मदद करता है। शुरू में ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी कि एंटी कॉलोनियलिज्म के लिए, आज की डेट में है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, लीडरशिप बिल्डिंग के लिए उन दोस्त कंट्रीज में। तो ये चीज एक डेवलपिंग कंट्री भी है, भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। एम तो भारत का यही है कि किस तरह से हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो देखना पड़ेगा उस चीज को। तो अनिल जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, आपकी तो देखिए बहुत लंबे समय तक आप IFS ऑफिसर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है पिछले 10 साल में? क्या आप ऐसा कोई परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? देखिए, एग्रेसिव तो मैं नहीं कहूंगा वर्ड। बात यह है कि आपको जो सच है उसको तो बोलना जरूरी है ना। अगर आप इससे अंदाजा लगाइए कि यूरोपियन कंट्रीज आपको कहते हैं कि आप रूस के साथ ऑयल ना खरीदें, जबकि आप अपने लिए सबसे ज्यादा गैस और ऑयल वहां से खरीद रहे हैं, लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आप दूसरे कंट्री को कहते हैं कि आप मत खरीदिए। तो अगर हमारे विदेश मंत्री ये बोल देते हैं कि भाई आप जितना एक आफ्टरनून में खरीदते हैं, हम एक महीने के लिए खरीद रहे हैं, प्लस भारत में 70-80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है हर चीज को। आपने सारा सिक्योर सप्लाईज करना शुरू कर दिया गल्फ कंट्रीज के साथ में, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमें तो वहां से लेना जहां चीपेस्ट हो, ताकि हमारे ऊपर ना। तो इस बात को वो लोग सोचते हैं कि भारत जो है बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे आकर के, देखिए फॉरेन पॉलिसी में तो कोई बहुत फर्क आता नहीं है, बेसिक तो टेनेट्स सालों तक वही रहते हैं और वही हैं भी। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज की डेट में जो भारत की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर हेडेड है, जिसके अंदर आप जो रोबस्ट पॉलिसी इसको कहते हैं वो है, रेजिलिएंट पॉलिसी है और रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है। क्या हमें चाहिए, किस देश के साथ, किस पार्टनर के साथ में हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा डेवलपमेंट और ग्लोबल गुड्स और ग्लोबल कॉमर्स जो है वो सबको मिलने चाहिए। ये बेसिक फोकस रहता है पॉलिसी का। अब उसको जब देखिए, जब भी डिस्प्लेस होते हैं मेजर पावर्स, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को बुरा लगता ही है, और वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं, और वो उसको उस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अनिल जी आपने जैसे बोला कि अब रीजनल ग्रुप भी बन रहे हैं, और अगर हम थोड़ी सी बिजनेस की बात करें जो आपने अभी जिक्र भी किया था, तो क्या ये जो अब बातचीत शुरू हो गई है कि डी डॉलराइजेशन की जो नई परंपरा शुरू हो रही है कि अपनी लोकल करेंसी को आगे बढ़ाकर अपने बिजनेस को, जो ये हमारे कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया हो गया, चाइना वगैरह हो गया, तो क्या ये भी एक नई शुरुआत है अमेरिका के असर को कम करने की? देखिए, अमेरिका का असर कोई और नहीं कर रहा है, उन्होंने खुद ही किया। देखिए, डी डॉलराइजेशन जो है वो एक फैशनेबल वर्ड है, ये होने वाला नहीं है जल्दी। पहली चीज तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि 60-70% लगभग जो है डॉलर में ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हुआ, ये रशिया यूक्रेन वॉर में, या यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने की जो बात है, उसकी वजह से जो है दूसरे देशों में बड़ी एक खलबली मच गई है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि स्विफ्ट जो है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक टाइप्स हैं, ये सारे जो हैं वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, उनके अंदर कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे सारा मेनली USA का कंट्रोल है इन चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप सैंक्शन इम्पोज कर रहे हैं अपने आप यूनिलैटरल, UN के अंडर में नहीं, यूनिलैटरल सैंक्शंस, तो उसको दूसरा कोई मानेगा नहीं। लेकिन आप थर्ड कंट्री को भी उसमें इम्पोज करते हैं, उसके ऊपर भी वो सैंक्शंस लगाते हैं आप,
तो उससे क्या हुआ है कि लोगों को ये डर बैठ गया कि भाई हमारा जैसे रूस का पैसा $390 बिलियन उन्होंने बैठ गए लेकर के, उनको स्विफ्ट से आउट कर दिया, तो वो किसी भी कंट्री को कभी भी कर सकते हैं। मुझे एक फ्रांस का अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला था, MEP यूरोपियन पार्लियामेंट का, वो मुझे कहने लगा कि हमको भाई डर लगता है कि हमारा भी ऐसा ना हो जाए कल को अगर हम वही बात ना माने तो इसलिए जो ऑल्टरनेट्स लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई भारत का क्या है कि आज की डेट में 19 कंट्रीज के साथ में या 20 कंट्रीज के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है, इंक्लूडिंग फ्रांस, जिसमें UPI और ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट होंगे। तो आप बायलैटरल करेंसीज में अगर बात करेंगे, नेशनल करेंसीज में, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बिजनेसेस के लिए बड़ा फायदा होता है। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए भी बड़ा टाइम है। युआन में चाइना करना चाहता है, रशिया रूबल में करना चाहता है, तो किस तरह ये सारी करेंसीज जो है एक तरह आएंगी, उसके लिए एक अभी बड़े दिनों से बात चल रही है। आपने सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी एक आएगी। तो ये एक प्रपोजल अभी है, प्रपोजल स्टेज पे है, लेकिन अभी इसमें कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। तो अभी तक वो यही कह रहे हैं कि इस तरह से नेशनल करेंसीज को प्रमोट किया जाए, ताकि रुपी और दिरहम के बारे में, लाइक हमने अभी UAE के साथ शुरू किया है काफी पहली बार, अंडर वो कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने के बाद से, जो काफी सक्सेसफुल रहा है। रूस के साथ में रुपी रूबल ट्रेड चल रहा है, रियाल के साथ चल रहा है बात, तो दूसरे कंट्रीज सब एक्सेप्ट कर रहे हैं रुपी को। आज की डेट में अगर आप जाएंगे और ट्रैवल करें इन कंट्रीज में, अभी फ्रांस के साथ प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ भी ये बात हुई है, अभी ग्रीस में भी ये बात हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ्यूचर है कि मल्टीपल करेंसीज, मल्टीपल सिस्टम्स विल ऑपरेट, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उसका इंटीग्रेट होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई कोल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन ना हो। तो अनिल जी, चीन को आप इस सबके बीच किस तरह से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली वो निकट भविष्य में भारत के साथ किस तरह पेश आएगा इस देखिए, मेरा मानना तो गौर साहब ये है कि चीन जो है भारत के लिए हर ज्योग्राफी में बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि चीन देख रहा है कि भारत कितनी तेजी के साथ में, आज की डेट में चीन की इकोनॉमी देखिए नीचे जा रही है थोड़ी, दे आर अंडर स्ट्रेस, फिर भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उनके यहाँ पे भी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके ट्रेड वॉर्स हैं, और ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन है अमेरिका और चीन के बीच का, ये बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। हालांकि कोशिश हो रही है कि उनकी किस तरह डीकपलिंग ना हो, डी रिस्किंग हो, क्योंकि इंटरनल डिपेंडेंस जो है वेस्ट की चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। भारत के साथ भी चीन का ट्रेड नंबर 2 पे है, सबसे ज़्यादा का 130 बिलियन के करीब है। तो वो सारी चीज़ें, डिपेंडेंसीज इंटरनल बढ़ाई गई थी पिछले 2 दशकों में, और वो दोनों के चलते सारे मुल्कों में ये हुआ है। लेकिन उसके बावजूद चीन की जिस तरह की हेजेमोनिस्टिक पॉलिसीज हैं, सोचिए आप 13-14 कंट्रीज के साथ में उनका बॉर्डर्स है, लेकिन उनके झगड़े जो हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं 24 कंट्रीज के साथ में। तो चीन के साथ ये समस्या रहेगी। अगर इसका मैलिग्नेंट राइज होता है तो ये सबके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। अनिल जी, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, और जवाब भी ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, कि अगर आपने जैसे कहा वर्ल्ड वार 3 की बात करी या कोल्ड वार की बात करी, अगर खुल्लम खुल्ला एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस या चाइना सीधा सीधा भारत से पूछते हैं कि आप किसकी तरफ हो, तो आपकी नजर में भारत का क्या जवाब? भारत सिर्फ अपनी तरफ है। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक आंसर है या रियलिटी ये ग्राउंड? असली आंसर है। मेरा मानना यह है कि हमें इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अगर लड़ाई होती है तो कोई आपके साथ लड़ने के लिए नहीं आएगा। नहीं, अगर लड़ाई से पहले स्ट्रांग नहीं है तब? क्या नहीं है? स्ट्रांग तो अगर है। लड़ाई आज से तो पहले देखिए, स्ट्रांग नहीं बन पाते? नहीं, देखिए चाइना के साथ में आज खड़ा हुआ है भारत। इंडियन ओशन में हम रेजिडेंट पावर है, नेवी हमारी बहुत स्ट्रांग है। आप देखें एयरफोर्स, तो भारत मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन ये डिफेंडिंग फोर्स है, ये ऑफेंसिव फोर्स नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कल क्या होना है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि चाहे वो स्पेस में हो या ये हो, ये सब एरियाज हैं जिनमें टेक्नोलॉजी विल बी रेनिंग सुप्रीम। तो हमारी कोलैबोरेशन जो है अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है अब इस वक्त में। आप देख सकते हैं जितने भी, चाहे डिफेंस में हो, चाहे अदर दूसरे सेक्टर्स में हो, तो हर जगह रूस के साथ में भी हमारी है। लेकिन बेसिक चीज जो मेरा मानना है वो ये है कि हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, और उसके लिए सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता है। ठीक है अनिल जी, आज आपने वाकई बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।